बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये पोलर होता है ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के पोलर होने की वजह क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव जो हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इट इज़ समथिंग स्पेशल, समथिंग एक्स्ट्रा देन सिंपल डाइपोल इंटरेक्शन, बिकॉज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग involvement of electrons takes place and loosely coordinate covalent bond is formed। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सिंपल डाइपोल इंटरेक्शन से थोड़ी सी क्या होती है, एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जैसा कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करते हैं फॉर द बॉन्डिंग पर्पस विच इज़ सेड टू बी अ लूजली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्प होती है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेड टू बी अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक हो गया। अब अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल में तीन जो हैं वो बॉन्ड पेयर होते हैं, और दो जो हैं वो बॉन्ड पेयर और दो ही क्या होंगे, लॉन पेयर। ये आपके पास हो गए हैं जी लॉन पेयर, और ये वाले जो हैं दीज आर सेड टू बी अ बॉन्ड पेयर। और वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है, और इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हुआ करती है। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती है, और वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहाइड्रल होता है, जिसके अंदर दो कॉर्नर्स जो हैं वो लॉन पेयर्स ने ऑक्यूपाई किए होते हैं, और जबकि दो कॉर्नर्स वो ऑक्यूपाई किए होते हैं किसने, बॉन्ड पेयर ने। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेटवर्क पूरे सिस्टम में जहाँ जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ पे ये फैला हुआ। जब हम टेम्परेचर जो है वो लो करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी कम, पहले तो ये रैंडमली मूव कर रहे थे जिगजैग पैटर्न में, लेकिन जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा भी कि इनकी मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट वो कम हो जाएगी। ठीक है, एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये वाटर के मॉलिक्यूल जहाँ पे होंगे वहीं पे रुक जाएंगे, यानी मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर हमने कम किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहाँ जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वहीं पे रुक जाएंगे,
एज अ रिज़ल्ट एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी और हम कहेंगे कि आइस बन गए। ठीक हो गए। आइस फॉर्मेशन कब होगी कि जब हमने टेम्परेचर जो है वो लो करना शुरू किया। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वाटर के मॉलिक्यूल जहाँ पे होंगे वहीं पे रुक जाएंगे, तो वॉल्यूम में इजाफा कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 9%। वॉल्यूम 9% वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड empty spaces are created. %9 जो है वो वॉल्यूम में इजाफा होगा और एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी जब बर्फ़ बन जाएगी। वाटर जो है जब आइस में कन्वर्ट होगा तो 9% वॉल्यूम में इजाफा होगा और एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो डेंसिटी होती है किसी भी चीज़ की वो बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अभी हमने बात की कि वॉल्यूम में इजाफा होगा, तो डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे जब भी आइस बनती है तो क्या होता है कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है ड्यू टू दी क्रिएटिंग ऑफ अ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस अमंग दी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द आइस। 9% वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है। यही वजह है कि जब भी हम आइस को वाटर में डालते हैं तो आइस जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है, तैरना शुरू कर देती है। उसके तैरने की वजह क्या है कि आइस में एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं और डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो आइस है वो वाटर की सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। और दूसरी बात ये रही कि जो डायमंड होता है ना, डायमंड के अंदर जो कार्बन का एटम है वो क्या होता है अभी, वो भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। उसके अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन इन डायमंड, कार्बन ऑफ डायमंड। जो कार्बन ऑफ डायमंड है उसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। जबकि जो ऑक्सीजन है इन वाटर मॉलिक्यूल, इसके अंदर भी क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो हम यूँ कहेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द आइस इज़ जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड बिकॉज इन बोथ द केसेस सेंट्रल एटम पोजेसेस अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कि दोनों केसेस में जो सेंट्रल एटम है, डायमंड में कार्बन और वाटर में ऑक्सीजन, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द आइस इज़ जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड। क्लियर होगी बात। और अगर हम फ्रीजिंग ऑफ वाटर की बात करें, वाटर जो है वो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ फ्रीज़ होता है और आमतौर पे जो सरफेस वाटर होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। सरफेस के ऊपर वाटर आता ही वो है जिसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। तो इसलिए वाटर जो है वो सरफेस टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रीज़ होना शुरू होता है, क्योंकि सरफेस के ऊपर जो है वो डेंसिटी कम होती है वाटर की। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो इलाके जहाँ पे टेम्परेचर -20 तक चला जाता है तो सरफेस के ऊपर जो वाटर मौजूद होगा वो फ्रीज़ हो जाएगा और फ्रीज़ होके वो इंसुलेटर का काम करेगा। वो जो ब्लैंकेट ऑफ आइस बनेगी वो क्या करेगी? वो इंसुलेटर का काम करेगी, यानी कि मज़ीद ठंडक को वो वाटर में अब्सॉर्ब नहीं होने देगी, जिसका फ़ायदा क्या होगा कि वाटर में मौजूद जो जानदार हैं, जो पौधे हैं, वो महीनों तक अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं अंडर दी ब्लैंकेट ऑफ दी आइस। ठीक है, तो जितनी फ़िश हैं और उसके बाद ही प्लांट्स हैं वो अपने आप को सर्वाइव कैसे करते हैं? क्योंकि ब्लैंकेट ऑफ आइस जो है वो इंसुलेटर का काम करती है और ठंडक को बीच में से गुजरने नहीं देती। क्लियर होगी बात। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन।
उसके बाद अगला हमारा स्टेप है वो है नी क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, कि सोप्स और डिटर्जेंट्स का जो क्लींजिंग एक्शन है उसको हमने डिस्कस करना है। अच्छा, जितने भी सोप्स होते हैं उनके अंदर एक अल्काइल ग्रुप होता है और उसके बाद ही ये हो गया जी आपके पास सोप का फार्मूला। और अगर हम डिटर्जेंट्स की बात करें R और SO3Na, यानी कि ये सल्फोनिक इस ग्रुप जो है ये डिटर्जेंट्स में होता है, डिटर्जेंट्स में हो गया, और ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये सोप्स में होता है। अच्छा, अब इनके अंदर क्या होता है कि एक पार्ट अल्काइल ग्रुप वाला है, ये वाला अल्काइल ग्रुप का है, ये वाला पार्ट जो है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक से मुराद क्या है कि ये वाटर में हल नहीं होगा, वाटर को रिपेल करेगा, नॉन पोलर होगा, ये हो गया जी नॉन पोलर। जबकि ये वाला पार्ट जो है इट इज़ हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो जब ये क्या करेगा कि हम सोप लगाएंगे, हमारे पास ग्रीस लगी हुई है कपड़ों को, उसको आपने साबुन लगाया, ग्रीस जो है वो नॉन पोलर होती है, तो ये वाला जो नॉन पोलर पार्ट है वो उस ग्रीस को अपने अंदर हल कर लेगा, जबकि पोलर पार्ट जो है वो पानी में हल हो जाएगा। इस तरह करके जो है वो ये उस दाग को जो है वो कपड़े में से उतार देता है। इट इज़ दी क्लींजिंग एक्शन ऑफ दी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा टॉपिक है कि एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच दैट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और साथ में जो वाटर है इसमें भी क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही फ़ायदा है कि इसमें जो फ्रीजिंग होती है सरफेस टू बॉटम, जानदार जो हैं वो दरियाओं में या उन इलाकों में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो सरफेस पे वाटर फ्रीज़ होने की वजह से जो उसके बीच में मौजूद जानदार होते हैं वो महीनों तक अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे जो है वो बरकरार रख सकते हैं। आज के हमारी वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इसकी बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे और मज़ीद इसको जो है वो डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।